हेलो एंड नमस्कार। आज डिस्कस करेंगे जो अपना कल पार्ट रह गया था कि जॉन और एलिस को जो ऑथर है वो अपनी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है उसके बारे में बता रहा है। उसका नाम है मिसिस फील्ड। तो मिसिस फील्ड इनवाइटेड हर ग्रैंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग हॉलीडेज। चार्ल्स लैम एज ए चाइल्ड रोम्ड इन दैट हाउस. With great interest and curiosity, he saw the empty halls and old furniture. He saw the tapestry and the vast gardens with fruits, trees, and a fish pond at the other end. He loved to roam about and not to eat fruit. Mrs. Field loved all her grandchildren, but Charles Lamb's elder brother John was her favorite. John was handsome and spirited. तो यहाँ पर क्या कहता है कि श्रीमती जो फील्ड है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को छुट्टियों में बुलाया करती थी। जब चार्ल्स लैम्ब बच्चा था तो मकान को जो है बड़े चाव से यानी कि चाव से घूमा करता था मकान के अंदर जिस घर में मिसेस फील्ड रहती थी। खाली कमरे थे जो और पुराने फर्नीचरों को देखता था। वह टेपेस्ट्री विशाल बाग जिसमें फूलों के वृक्ष थे वो किस में घुमा करता था, किसे देखा सकता था कि एक विशाल बाग जिसमें क्या थे, फलों के वृक्ष थे। और दूसरे जो उसका सिरा था, दूसरा जो एंड था उसमें मछलियों का तालाब था, उसे देखता था। चारों ओर उसे उसे घूमना अच्छा लगता था लेकिन उसे फल खाना अच्छा नहीं लगता था। उस बाग में वो फल नहीं खाया करता था, बस घूमा करता था। उसे वो घूमना ही अच्छा लगता था वहाँ को। और जो श्रीमती फील्ड है वह अपने सभी नाती नातिन यानी कि जो उसके सभी ग्रैंड चिल्ड्रन है उन्हें प्यार करती थी, परंतु जो चार्ल्स लैम्ब का बड़ा भाई था उसको वो सबसे प्रिय था, उसको वो उसका फेवरेट था क्योंकि जान सुंदर एवं साहसी था। He loved the house and the gardens, but he loved horse riding more, and if he found hunters, he liked to go for hunting. He could not remain confined to the house. He was very kind to his younger brother, the author, because he was lame and he carried him on his back for meals when he was in pain. John also became lame in his later life, but Charles did not feel pain as actually as his elder brother had felt चार्ल्स पेन मैनी ईयर्स अर्लियर। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो जो जॉन है वो सुंदर और साहसी है। वह घर को और जो पार्क यानी कि जो गार्डन है उसको पसंद करता है, बाग है यानी कि उद्यान कहते हैं जिसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, उसको पसंद करता है। लेकिन उसको घुड़सवारी उससे भी ज़्यादा अधिक पसंद है। यदि उसे कोई शिकारी मिल जाए तो शिकार के लिए चला जाता है, हंटिंग के लिए चला जाता है, जाना भी पसंद करता वहाँ पे। वह घर में ज़्यादा देर बंद नहीं रह सकता। और वह जो जॉन का ही बता रहा है, अब जॉन की विशेषताएं चल रही हैं ये, वह अपने छोटे भाई यानी कि जो लेखक है उसके प्रति जो अत्यंत दयावान है क्योंकि वह दिव्यांग था। और जब छोटे भाई के पैर में दर्द होता है तो वह उसे अपनी पीठ पर लाद कर मीलों तक चलता है। यानी कि जब ऑथर के पैर के अंदर पेन है तो जो जॉन है यानी कि जो बड़ा भाई है ऑथर का जॉन, वह उसे क्या है मीलों तक यानी काफ़ी दूर तक अपनी पीठ पर लाद कर चलता है। और अपने बाद के जीवन में चार्ल्स भी उसी तकलीफ में आ जाता है, सॉरी माफ़ कीजिए, जॉन भी दिव्यांग हो जाता है। लेकिन चार्ल्स उसकी वहाँ पर क्या है समझ नहीं पाया उसकी तकलीफ़ को जितना उसके बड़े भाई ने कई वर्षों तक जो है तकलीफ़ को समझा है। ऑथर उस तकलीफ़ को नहीं समझ पाया जितनी कि उस बड़े भाई ने उसकी तकलीफ को समझा था। When John, his elder brother, died, Charles did not felt sad at first, but he missed his brother very much. He remembered his kindness and little quarrels and missed him very much. He wished his elder brother would be alive again. जब उसका बड़ा भाई जो है मर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो चार्ल्स को पहले महसूस नहीं होता, परंतु बाद में उसने जो अपने बड़े भाई को बहुत ज़्यादा याद किया। वह बड़ी उसका जो दयालुपन था वो दयालुता थी, और उसके साथ छोटे मोटे जो उसके झगड़े थे उनको याद करता था, उनकी कमी महसूस करता था। और इसकी उसकी इच्छा होती थी कि उसका बड़ा भाई जो है फिर से जीवित हो, फिर से क्या हो जाए, अलाइव अगेन। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड एंड रिक्वेस्टेड their father not to tell anything more about their uncle John. They insisted to knowing about her mother who was dead. तो अब बच्चे जो हैं बहुत बच्चों को क्या अब बहुत दुख हुआ है और वो अपने पिता से, बच्चे कौन है एलिस और जॉन, इमेजिनरी हैं दोनों, और वो क्या है अब अनुरोध कर रहे हैं कि वह अधिक उनका जो जॉन ताऊ है, अंकल है जो उनका, उनके बारे में ना बताएं। उन्हें जिद की वह उनकी माँ के बारे में बताए।
Charles told them how he courted their mother, Alice, for 7 years and knew many moments of hope and despair during that period. At this time, he looked at his daughter Alice. He felt that his dead wife was alive again. Alice so closely resembled her dead mother, he did not know who stood before him, his dead wife or his daughter. तो चार्ल्स ने जो बच्चों को बताया है कि किस प्रकार उनकी माँ एलिस के साथ 7 वर्षों तक वो रहा और उस दौरान जो है आशा निराशा के कई क्षण जो हैं उसने जाने। इस विषय में जो है वह अपनी पुत्री एलिस को यानी कि जो उसकी डॉटर है उसको देखता है कि उन्हें लगा कि उनकी मृत पत्नी, किसको, ऑथर को लग रहा है कि उसकी जो मृत पत्नी है फिर से जीवित हो गई है, क्योंकि एलिस अपनी माँ से इतनी मिलती थी, उसकी इमेजिनेशन ऐसी है कि वो उसका चेहरा उसकी पत्नी का और उसकी बेटी का बिल्कुल सेम है, इतनी मिलती है कि उन्हें भ्रम हो गया कि उनके सामने कौन खड़ा है, उनकी मृत पत्नी है, उनकी लड़की। वैसे ये सारी इमेजिनेशन चल रही है। ही वॉज गैजिंग in confusion when both the children grew fainter gradually and started receding, and at last they were merry mournful features and at the farthest distance from him. The children did not speak anything till it seemed that they were not the children of Alice his wife. The children of his wife Alice has, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। Alice had Bartram as their father. They were not children at all. They were mere dreams. They were imaginary beings, mere fantasy. If the author had married, he might have these children, since he did not marry. So they were still waiting on the banks of River Lethe and would continue to wait there for ages till they get existence and name. Charles Lamb rivalry was broken and he found himself sitting on the armchair, a bachelor, with his sister as usual near him, but his elder brother John was gone forever. Gone forever. तो यहाँ पर क्या कहता है कि वह इस बात के भ्रम अवस्था में देख रहा था कि धीरे धीरे जो बच्चे धुंधले पड़ते जा रहे हैं। फिर क्या देखता है कि जो बच्चे हैं वो धुंधले पड़ते जा रहे हैं, तो पीछे की ओर हटने लगे हैं, धुंधले हो रहे हैं बच्चे, पीछे हटने लगे हैं। बच्चे केवल दुखी चेहरे मात्र बनकर रह गए हैं, अत्यंत दूर हो रहे हैं उसकी इमेजिनेशन में। बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर भी उसे ऐसा प्रतीत कि बच्चे उसकी पत्नी एलिस के बच्चे नहीं थे। फिर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे उसकी एलिस के बच्चे नहीं हैं। उसकी पुत्री जो एलिस है, अब इमेजिनेशन कर रहा है, इमेजिनेशन में उसकी डॉटर का है एलिस। एलिस के पिता तो बाटरम थे, वे बच्चे ही नहीं थे, वे तो मात्र स्वप्न थे। फिर उससे रियलाइज हुआ कि वे तो स्वप्न थे, केवल काल्पनिक यानी कि केवल इमेजिनेशन के वो व्यक्ति थे, प्राणी थे। यदि लेखक ने विवाह किया होता तब तो वे उसके बच्चे होते, परंतु उनका तो विवाह ही नहीं हुआ, क्योंकि एलिस का जो एना सीमंस है, यानी कि जिसे एलिस बोला गया चैप्टर में, उसका तो विवाह किससे हुआ, बाटरम से। इसलिए बच्चे लीथ नदी के तट पर अब भी प्रतीक्षा कर रहे थे और बराबर प्रतीक्षा करते रहेंगे उस समय तक जब तक कि उनको अस्तित्व और नाम न मिल जाए। लीथ जो नदी है ये एक सैड रिवर मानी गई है, जो दुखी लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं। चार्ल्स लैम्ब का जो स्वप्न है भंग हो गया है और उन्होंने स्वयं को अपनी आराम कुर्सी पर बैठा पाया कि जब उसका जो स्वप्न है वो ख़त्म हुआ तो वो आरामदायक कुर्सी पर बैठा है। और जो वो बैचलर है सदैव की भांति उनकी बहन उनके पास है, परंतु उनके भाई जो हमेशा के लिए वहाँ जा चुके थे। लीथ रिवर को यहाँ पर जो है अगर गहराई से पढ़ा जाए तो ये रोने की जगह कुछ ऐसा सा है इसका। इसी के साथ ये समरी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।